Namaste, girls. We come to the theories of international trade. Keeping in mind the rising complexities and peculiarities of international trade, the difference between interregional trade and international trade has become vast. Various explanations and discussions have given rise to different theories as a basis of understanding theoretically the different aspects of international trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं और विशेषताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार के अलग विश्लेषण आवश्यक हो गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कई सिद्धांत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं को तथा विलक्षणताओं को स्पष्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे प्रारंभिक सिद्धांत है क्लासिकी सिद्धांत। Classical theory of international trade is one of the most or foremost theories of international trade, which has been propounded by David Hume, David Ricardo, Adam Smith, and their followers. This was later on developed by economists like J.S. Mill, Bastable, Marshall, Cairns, and in the modern times it was expounded and explained by Taussig, Haberler, Ohlin, and their followers. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी सिद्धांत का आरंभिक विकास ह्यूम, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया था। बाद में जे.एस. मिल, बेस्टेबल, मार्शल, केर्न्स तथा उनके अनुयायियों ने इस पर सुधार किया। इस सिद्धांत को आधुनिक रूप टॉसिक, हैबरलर, ओहलिन तथा अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने दिया है। आइए हम लोग क्लासिकल थ्योरी को समझें। क्लासिकल थ्योरी में हम दो लोगों का विशेष करके सिद्धांत की आलोचना करेंगे। पहला है एडम स्मिथ का सिद्धांत और दूसरा है रिकार्डो का सिद्धांत। So we will discuss two theories under the classical school of thought. First, the Smithian theory of absolute cost advantage and the Ricardian theory of comparative cost. So let us begin with the understanding of what classical economists wanted to present. Now, classical economists were oriented primarily towards economic growth, with their main focus on collection and management of the wealth of a country. क्लासिकी सिद्धांत के अर्थशास्त्रियों का मुख्य धारणा था या मुख्य लक्ष्य था देश की में धन के वितरण, देश में धन का इकट्ठा तथा देश के धन उपार्जन के स्रोत। अतः वे अर्थशास्त्र की विकास के लिए फोकस थे। उनका मानना था कि जब देश में स्पेशलाइजेशन अर्थात विशिष्टीकरण स्थान लेता है या शुरू किया जाता है, अपनाया जाता है तथा श्रम विभाजन शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में देश की उत्पादन क्षमताएं बढ़ती हैं। According to them, specialization when adopted leads to division of labor and this results to higher levels of production and productivity. यह एडम स्मिथ के एक उदाहरण द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से अगर एक पिन मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। पिन मतलब आप लोग समझती हैं, जो पिन्स होते हैं जो हम लोग पेपर पिन्स
पेपर क्लिप्स होते हैं उसका वो पिन, अगर उतना छोटा सा एक चीज़, नीडल जैसे, सुई जैसा चीज़ को उत्पादन करना है, उसमें भी निपुणता हासिल करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए आवश्यकता है कि श्रम विभाजन हो और विशिष्टीकरण हो। एक ही आदमी पूरा पिन बनाए, इससे बेहतर है कि एक उसको बनाए, एक गढ़े, एक पॉलिश करे, एक पैक करे। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको डिवाइड कर दिया जाए कुछ लोगों में। इससे एक आदमी एक ही चीज़ पर, एक ही प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका एक प्रक्रिया पर वो विशिष्टीकरण करेगा। ऐसा करने पर उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी, उसका समय कम लगेगा और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेगा। पर विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन एक विशेष चीज़ पर या तत्व पर निर्भर करता है, और वो है बाज़ार का आकार। बाज़ार जितना बड़ा होगा, मांग वस्तु की उतनी ज़्यादा होगी और इसीलिए उत्पादन करने की इच्छा भी ऊंची होगी। इस बड़े तादाद या पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तब ज़रूरी हो जाएगा कि कोई भी उत्पादन करने वाला उत्पादक अपने मज़दूरों में श्रम विभाजन करे और उनको स्पेशलाइज करवाए, यानी विशिष्टीकरण को अपनाए। सो वेदर there is specialization or not in an economy, or whether labor division has been adopted or not, will depend largely on the size of the market. If a product has a large market, the production of that product will definitely include specialization and division of labor. The classical theories are based on the fact that labor is the only input of production. क्लासिकल सिद्धांतों में सबसे मुख्य मान्यता ये है कि वो श्रम को एकमात्र उत्पादन का आगत मानते हैं और इसीलिए वे श्रम के लागत को, यानी मजदूरी दर को ही लागत, उत्पादन की लागत मान के चलते हैं। So cost of production of a commodity is measured in terms of labor cost. And goods are also exchanged with one another on the base of this labor cost. दोनों सिद्धांतों में ये हम देखेंगे कि जो वस्तुओं का दो कंट्रीज़ या देशों के बीच आदान लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, वो भी उसका जो बेसिस है, उसका जो आधारभूत ढांचा है, वो है लेबर कॉस्ट, यानी मजदूरी लागत। In the parlance of foreign trade, the classical economists had basic two questions to answer. अगर हम दोनों सिद्धांतों को बड़े अच्छे से समझें तो अंत में पाएंगे कि क्लासिकी सिद्धांतवादियों के पास दो मुख्य प्रश्न थे जिनका वो उत्तर ढूंढ रहे थे। पहला, the production of what product a country should specialize, or which goods should it specialize in production and export. तो पहला प्रश्न था कि कौन से वस्तु के उत्पादन में एक देश विशिष्टीकरण करेगा, अर्थात कौन से वस्तु को वे विशिष्टीकरण करके अधिक उत्पादन करके निर्यात करेंगे और कौन सी वस्तु को आयात करेंगे। So the first question was the question of which commodity to export and which to import. The second question posed to them was that once different countries produce different goods, what would be the ratio of exchange between the two goods? दूसरा प्रश्न ये था कि अगर दोनों देशों में दोनों उत्पाद, यानी दोनों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो दो देश आपसी
जो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें किस तरह से इन वस्तुओं को विनिमय करेंगे, विनिमय का अनुपात क्या होगा। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय अनुपात और कौन से वस्तुओं का किस तरह का विनिमय होगा, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों तरह का विनिमय है। तो एक्सपोर्ट कौन से कमोडिटीज़ का होगा, इंपोर्ट कौन से कमोडिटीज़ का होगा। ये दोनों जो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने अपने सिद्धांतों में स्पष्ट किया है। अगर हम एक समराइज करें दोनों सिद्धांतों को, तो निष्कर्ष के तौर पे हम यही समझते हैं कि क्लासिकी अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा तथा उन्हीं पर वह विशिष्टीकरण करेगा जो उनके लिए उत्पादन करना सहज है। ओके, सो एवरी कंट्री विल स्पेशलाइज एंड प्रोड्यूस दोज गुड्स विच इज़ ईजीली प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री। अब सहजता किस लिए होती है उत्पादन में? सहजता बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकती है। पहला हो सकता है जलवायु वहाँ का फेवरेबल हो। दूसरा हो सकता है कि अगर वो कृषि उत्पाद है तो उस प्रकार की कृषि भूमि उस देश में उपस्थित हो, सो द सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ अवेलेबल फॉर दैट काइंड ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। हो सकता है किसी एक विशेष वस्तु के लिए जो आगत इनपुट्स की ज़रूरत है, वो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन उस देश में उपलब्ध हो और वो भी प्राचुर्य में, तो उस देश में उस वस्तु का उत्पादन करना सस्ता भी पड़ेगा और आसान भी। और चौथा वजह ये हो सकता है कि जो लोग उस देश में हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पर किसी एक विशेष वस्तु का उत्पादन करना आसान होता है। जैसे हमारे देश में लोगों की हस्तकला बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा लोगों में हस्तकला की, आप कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। प्रांत प्रांत में आप देखेंगे, हर कोने में भारत में देखेंगे लोगों में हस्तकला की टैलेंट होती है। तो इसीलिए लोग हस्तकला में कुछ करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में कुछ करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो इजी हो जाता है हमारे लिए, हमें सीखना नहीं पड़ता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सीखते आते हैं। यू कैन सी दैट इट इज़ देयर इन देयर DNA, राइट। और आम तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ों का उत्पादन जिसमें उत्पादन तकनीक या उत्पादन की आगत देश में मौजूद हो। So we can say that those goods have to be or should be produced in a country, or rather are favored to be produced in a country whose inputs are easily available and available in abundant quantities in the country, or the process of the production is inherited by the people of the country as a heritage of the country. Okay, so what happens is, ऐसे स्थिति में देश उसी वस्तु का उत्पादन अधिक करने लगता है और उसी को निर्यात करेगा। तो ये एक पक्ष है। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ बोथ द theories. They take it for granted that a country will produce those goods which they are either traditionally producing, or it is easy to be produced because of abundance of resources, factor inputs, or the process is known through generations. तो ऐसी स्थिति में एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में अधिक बल देगा और उसका इतना उत्पादन अधिक करेगा ताकि एक सरप्लस क्रिएट हो। सरप्लस मतलब आधिक्य उत्पादन हो, और इस आधिक्य को वो एक्सपोर्ट करके ऐसी वस्तुओं को खरीदेगा जिसके उत्पादन के लिए देश में बाधाएं हो या मुश्किलें हो। ओके, मान लेते हैं एक देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण देश कमोडिटी X प्रोड्यूस कर सकता है बड़े आसानी से, लेकिन कमोडिटी Y प्रोड्यूस करने में देश को दिक्कत है
या तो कॉस्ट हाई हो रहा है, या इनपुट्स नहीं है ज़्यादा, या उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल, ऐसे परिस्थिति में देश एक्स को प्रोड्यूस करेगा, बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोडक्शन मास स्केल एंड ह्यूज स्केल पे होगा, तो सरप्लस क्रिएट होगा। इस सरप्लस को वो एक्सपोर्ट करेगा और इसके बदले में वाई कमोडिटी जिसका उत्पादन में उसको दिक्कतें हैं, देयर आर डिसएडवांटेजेस, वो कमोडिटी वो इंपोर्ट कर लेगा। सो दिस इज़ व्हाट द क्लासिकल थ्योरीज स्पेसिफाई। अब आते हैं एक एक करके हम क्लासिकल थ्योरीज़ को देखते हैं। पहला हम लेंगे थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, यानी निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें एडम स्मिथ ने प्रदान किया है। सो एडम स्मिथ हैज़ डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल ट्रेड as the trade or transaction of goods between two countries in a case or in a situation where one country will have an absolute advantage in production of a particular good in relation or in comparison to the other country. स्मिथ का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि कोई भी देश किसी अन्य देश की तुलना में कोई एक वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने में अगर निरपेक्ष लाभ प्राप्त करता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार हो सकता है। और ये भी वो प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से निरपेक्ष लाभ एक देश प्राप्त करता है, वो भी विशिष्टीकरण से, और एक वस्तु की एक इकाई वो दूसरे देश की तुलना में कम श्रम लागत में उत्पादन कर सकता है। उनकी ये सिद्धांत उन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में चौथे भाग में प्रकाशित किया। He published his theory of international trade in the 4th book of his major work, The Wealth of Nations. And it is in this part he discusses the gains from trade and also provides the explanation of absolute advantage based on a example from Scotland. उनकी इसी किताब में उन्होंने व्यापार से लाभ तथा निरपेक्ष लाभ के बारे में व्यापार में समझाया है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक स्कॉटलैंड का एक एग्जाम्पल दिया है जिसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर स्कॉटलैंड की जलवायु, स्कॉटलैंड के लोगों की क्षमता, सब कुछ मिलाकर अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड एक जगह है ब्रिटिश आइलैंड्स में, ब्रिटिश किंगडम में, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। तो स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे वाइन्स मतलब ग्रेप्स यानी अंगूर से जो रस निकाल के वाइन बनाया जाता है वो वहाँ पे बन सकता है, जो कि यूरोप के बाकी देशों से भी बनाया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। स्कॉटलैंड एक ठंडी जगह है, अधिकतम समय वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वहाँ पे भी वाइन बनाया जा सकता है। हालांकि अंगूर को उगाने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए ग्रेप्स को थोड़ी सी वार्म या सनी क्लाइमेट की आवश्यकता है। फिर भी अगर हम देखें कि स्कॉटलैंड जैसे देशों में भी अंगूर को कल्टीवेट करके या उगा के उससे वाइन बनाया जा सकता है, लेकिन जब हम उसकी लागत पर कंपेयर करेंगे तो ये देखा जाता है कि स्कॉटलैंड में बनी एक इकाई वाइन यानी एक बॉटल वाइन की जो कीमत होगी वो किसी अन्य देश के अनुपात में 30 गुना अधिक कीमत होगी या 30 गुना अधिक उसकी लागत होगी। तो इसलिए स्कॉटलैंड के लिए ये अच्छा होगा कि वह वाइन का प्रोडक्शन नहीं करके ऐसे कोई और वस्तु का प्रोडक्शन करे जिसमें वो
पारदर्शी है जिसमें वो स्पेशलाइज कर सकता है और वाइन को बाहरी किसी देश से खरीद ले। इससे उसको उसकी हानि जो है वो कम होगी। इस तरह से उन्होंने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को अपनी किताब में समझाया है। आइए इस थ्योरी को समझते हैं। इस सिद्धांत को बताने के लिए एडम स्मिथ ने एक देश को लिया है और उसको कंट्री ए यानी देश ए माना है और ये माना है कि देश ए में दो वस्तुएं उत्पादन हो रही है, एक्स तथा वाई। ऐसे में जब दो वस्तुएं उत्पादन हो रही हैं, दोनों में एक एक इकाई श्रम का लगता है और दोनों की जो उत्पादन लागत है वो श्रम लागत के रूप में व्यक्त होता है। क्योंकि हर एक देश की जो साधन होती है, साधन मात्राएं होती हैं, वो लिमिटेड होती है यानी सीमित होती है। तो इस देश में भी, देश ए में भी साधन सीमित है और ऐसे करने पर यदि किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके उसे अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में देश को दूसरे साधनों को या दूसरे वस्तुओं में जो साधन उपयोग किए जा रहे हैं उसको भी पहला वस्तु में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। So if a country is producing two goods X and Y, then if there arises a time when it has to specialize and produce more of a good, say X, then that country will have to divert all its resources from Y to X. That means the production of Y will go down if the country has to increase the production of X. तो अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि देश ए को X का उत्पादन बढ़ाना है तो Y का उत्पादन उसे घटाना पड़ेगा। इसे एडम स्मिथ ने टेबल यानी तालिका के रूप में तथा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स दोनों के रूप में व्यक्त किया है। थ्योरी को समझाने से पहले एडम स्मिथ ने कुछ मान्यताएं रखी हैं। आइए उसको देखते हैं। पहला असम्पशन है कि दो कंट्रीज़ हैं और दोनों कंट्रीज़ के आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। दोनों कंट्री को उन्होंने ए तथा बी कहा है। दोनों कंट्री में दोनों प्रोडक्ट्स यानी दोनों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वस्तु एक्स तथा वस्तु वाई। वस्तु एक्स तथा वस्तु वाई के उत्पादन के लिए एक ही आगत यानी एक ही साधन की आवश्यकता होती है और वो है श्रम। So labor is considered as the only input of production, one and only. श्रम की हर एक इकाई को समरूप माना गया है। So every unit of labor is considered to be homogeneous. Input market यानी श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। उत्पाद बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है। श्रम की हर एक इकाई पूर्ण गतिशील रहती है देश के अंदर। सो एवरी यूनिट ऑफ लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री। लेकिन जब भी हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की, तो वहाँ पे गतिशीलता ज़ीरो हो जाती है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम की गतिहीनता रहती है यानी इट इज़ फुल्ली इम्परफेक्टली मोबाइल व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। प्रत्येक श्रम की इकाई को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलेगी। सो wages will be equal to the marginal productivity of labor. उत्पादन की लागत श्रम की लागत के रूप में व्यक्त की जाएगी। जितनी श्रम उत्पादन में लगाई जाती है उसे हम मैन आवर्स अर्थात श्रम घंटों के रूप में व्यक्त करेंगे। उत्पादन और उपभोग में यानी
डिमांड और सप्लाई मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से दूर रहेगी. So there will be no government interference in the market while the forces of demand and supply are working. और अंत में अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता रहती है. So there is full employment in the economy. आइए अब इस थ्योरी को देखते हैं, सिद्धांत को समझते हैं. मान लेते हैं कि ए और बी दो देश हैं और दोनों देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता है, एक्स तथा वाई. प्रत्येक देश के पास 2 यूनिट लेबर है और दोनों अपने एक एक यूनिट को एक एक वस्तु के उत्पादन में लगाता है. इसे हमने टेबल के फॉर्म में व्यक्त किया है. टेबल को आइए अब हम डिटेल में समझते हैं. सो लेट अस अज्यूम कि दो देश हैं ए और बी और वे दो वस्तुएं एक्स तथा वाई का उत्पादन करते हैं. इन वस्तुओं के प्रोडक्शन में उत्पादन लागत को उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम से मापते हैं. सो लेट अस measure the cost of production in terms of the labor cost employed in their production. यदि हर देश के पास 2 श्रम दिन उपलब्ध हैं और दोनों में से हर एक वस्तु के उत्पादन पर एक एक श्रम दिन लगाया जाता है, तो दोनों देशों में उत्पादन को हम टेबल में जैसा दिखाया गया है वैसे ही हम एक काल्पनिक तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं. सो वी हैव शोन एन इमेजिनरी टेबल, डोंट टेक इट एज रियल. तो दोनों देशों के पास 2-2 श्रम दिन है और दोनों देश एक एक श्रम दिन एक एक वस्तु के उत्पादन में लगाता है. पहला हम देश ए के बारे में देखते हैं. देश ए में एक श्रम दिन में एक्स की 20 इकाई उत्पादन हो रही है और y की 10 इकाई. ठीक है. और दूसरी ओर अगर अब हम b पर आते हैं, देश b पे आते हैं, तो इसमें एक श्रम दिन में इन 1 लेबर डे x की 10 यूनिट उत्पादन हो रहा है और y की 20 यूनिट उत्पादन हो रहा है. सो फ्रॉम दिस वेरी टेबल इट इज़ सो क्लियर कि देश ए को एक्स के उत्पादन में लाभ है, निरपेक्ष लाभ है. सो कंट्री ए हैज़ कंप्लीट और एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स और देश बी को वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ होता है. एंड कंट्री बी हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग कमोडिटी वाई. देश ए को अगर देखें तो y की आधी इकाई को प्राप्त करने के लिए x की एक इकाई छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है. तो ये ज़्यादा भारी पड़ेगा. लेकिन अगर हम y की एक इकाई छोड़ते हैं तो x का हमें 2 इकाई मिलेगा. तो कौन सा करने में फ़ायदा है? कौन सा उत्पादन करेगा देश ए? यस, देश ए x का उत्पादन करेगा क्योंकि y का एक इकाई छोड़ेगा तो x का 2 इकाई वो उत्पादन करेगा. लेकिन अगर y उत्पादन करने गया तो क्या होगा? x के एक इकाई छोड़ने पर y का आधा इकाई वो उत्पादन करेगा या x का 2 इकाई छोड़ने पर तब जाके y का एक इकाई वो उत्पादन करेगा. तो ये y अगर उत्पादन करता है तो देश ए के लिए हानि है और x अगर उत्पादन करता है तो देश ए के लिए काफ़ी लाभ है. इसी तरह से हम कंट्री बी पर आते हैं. कंट्री बी को जब देखते हैं तो x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए वो y की 2 इकाई को छोड़ना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या लाभदायक होगा कि वो y का उत्पादन करे, है ना. एक इकाई x छोड़ता है तो वो 2 इकाई y प्राप्त कर सकता है. तो उसका एक्सचेंज रेशियोज़ आप देखेंगे 4th कॉलम में दिया हुआ है.
ए का एक्सचेंज रेशियो कैसा दिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ यूनिट ऑफ वाई, 0.5 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। और बी का क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ वाई, मतलब एक्स का 1 यूनिट वाई के 2 यूनिट के बराबर है। तो इसीलिए ए जो है उसे निरपेक्ष लाभ किस पर हो रहा है, एक्स उत्पादन करने में, और वाई को उत्पादन करने में बी को लाभ है, देश बी को, ठीक है। तो ये टेबल से ही पूरी स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त हो रहा है कि किस तरह से ए तथा बी अपने अपने वस्तुओं का चुनाव कर लेंगे कि किस वस्तु के उत्पादन में उनको विशिष्टीकरण करके उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। तो ए क्या करेगा, ए सोचेगा कि हम वाई को नहीं उत्पादन करके हम पूरा जो अपना श्रम है वो एक्स के उत्पादन में लगा देते हैं। तो क्या होगा, 2 यूनिट अगर एक्स पे लगा देते हैं तो हम अधिक उत्पादन करेंगे और वाई को हम कहीं और से खरीद लेंगे, उसी में देश ए का को लाभ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से करेंगे, ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे, स्पेशलाइजेशन ऑफ गुड किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं। ओके, यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टूड। इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसके नोट्स भी लिखिए। अगले लेक्चर पे हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे होगा, किस तरह से दोनों देश कौन एक्स के स्पेशलाइजेशन करेगा कंट्री ए और वाई पर स्पेशलाइजेशन करेगा कंट्री बी, और दोनों किस रेशियोज़ में एक्सचेंज करते हैं और दोनों के एक्सचेंज रेट्स में या एक्सचेंज ऑफ गुड्स में दोनों को लाभ हो रहा है या नहीं। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे।